हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामेट्रिक कर्व्स के बारे में। तो इंटीग्रल कैलकुलस के पिछले लेक्चर्स में हम स्टडी कर रहे थे एरिया ऑफ कर्व्स यानी कि क्वाड्रेचर्स के बारे में। तो जिसमें हमने कार्टेशियन इक्वेशंस और पोलर इक्वेशंस की फॉर्म में जब हमारा कर्व था तो उसका एरिया हमने इजीली फाइंड कर लिया था। तो आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस में अगर आपका कर्व दिया है इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन तो उसका एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे हम। तो फॉर्मूले सेम है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, कुछ कुछ उससे रिलेटेड है और सेम ज्यादातर लगभग वही सेम फॉर्मूले हैं, वही सेम ट्रिक्स है, वही सेम इंटीग्रेशंस हैं जो हमें यहां करने हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और आज के ही लेक्चर में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेचर्स के बाद। क्वाड्रेचर्स और रेक्टिफिकेशन ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अपना क्वाड्रेचर खत्म कर लेंगे और उसके साथ ही रेक्टिफिकेशन भी शुरू कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका जो कर्व है उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर आपको दी गई है x, y, तो ये क्या है आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। अब अगर इसी को आप इस तरीके से डिपेंड करें कि आप x और y की फॉर्म में ना लिख करके आपको एक ऐसा वेरिएबल मिल जाए जिस पर x भी डिपेंड कर रहा हो और y भी डिपेंड कर रहा हो। सपोज कर लीजिए इस फॉर्म में x बराबर ft एंड y बराबर gt, यानी कि कोई t वेरिएबल ऐसा है जिस पर x भी डिपेंड कर रहा है y भी डिपेंड कर रहा है। तो ये कहलाती है आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, जहां पर t क्या है आपका पैरामीटर। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व है। अगर आपका कर्व इस फॉर्म में गिवन होगा तो उसका एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया देखते हैं कि भाई अगर ये फॉर्म है हमारी कार्टेशियन फॉर्म है तो उस केस में एरिया क्या होता था, जो कि हमने लेक्चर 7 में देखा था, अपना एरिया ऑफ कर्व्स यूजिंग कार्टेशियन इक्वेशंस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। इस फॉर्म में होता था कि भाई ये लिमिट आ गई y dx, यानी कि अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं dx की उसमें लेके चल रहे हैं तो x की लिमिट लगेगी, या फिर a to b x dy। अगर आप y के उसमें लेकर चल रहे हैं तो y की लिमिट लगेगी। तो ये तो था कार्टेशियन इक्वेशन की उसमें एरिया आपका, कि अगर आपकी जो कर्व की इक्वेशन है वो कार्टेशियन में दी गई है तो आप इस तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक में। तो इसी फॉर्मूले से पैरामेट्रिक का फॉर्मूला यहां पे निकल कर आएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम बस यहां ये करना है कि जैसे dx है तो यहां पे dx को भी dt से डिवाइड कर देना है और फिर इंटू dt। अब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चेंज कर दिया, पहले था x लेकिन अब क्या है t, तो लिमिट भी किसकी लगेगी t की, यानी कि हो जाएगा t बराबर अल्फा से t बराबर बीटा। हमने मान लिया कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब सेम यही ट्रिक यहां लग जाएगी। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा भाई, अगेन x, अब dy है तो क्या हो जाएगा dy ओवर dt, फिर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t अल्फा बीटा। तो ये तो कार्टेशियन का फॉर्मूला था जो हम कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए यूज करते थे। इसी से ड्राइव हो गया आपका पैरामेट्रिक का फॉर्मूला, कि अगर आपकी कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो हम ये यूज करेंगे। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन वैसा ही है जैसे पिछले लेक्चर्स में हुआ था। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपने अब तक के इंटीग्रल कैलकुलस के सभी लेक्चर्स देखे हुए हैं और आपको पता है किस तरीके से हम बड़े बड़े इंटीग्रेशंस को और किस किस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं पैरामेट्रिक कर्व्स की। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है कि x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसको कार्टेशियन से सॉल्व करने जाएंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो इसको हम पहले पैरामेट्रिक में चेंज करेंगे। किस तरीके से, सॉल्यूशन देखिए इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि हम ये मान लेंगे यहां पर कि लेट x बराबर a cos क्यूब t एंड y बराबर b sin क्यूब t।
इस तरीके से ये हमने यहां पर x और y की वैल्यू मान ली, जिससे क्या हो गया, पैरामीट्रिक में चेंज हो गया, यानी कि अब एक वेरिएबल हमें मिल गया t, जिस पर आपका x भी डिपेंड है, y भी डिपेंड है। तो क्या होता है, यही क्वेश्चन या तो आपसे पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ कर्व दिस, या फिर फाइंड द एरिया ऑफ कर्व x बराबर a cos क्यूब t एंड y बराबर b sin क्यूब t। तो मैंने डायरेक्ट ना लेकर के आपको मेन इक्वेशन दे दी, नहीं तो एग्जाम में अक्सर यही होता है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व x बराबर a cos क्यूब t एंड y बराबर b sin क्यूब t। तो वो थोड़ा सिंपल पड़ता है कि हमें भी पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल गई, लेकिन इस पैरामेट्रिक इक्वेशन की जो एक्चुअल कार्टेशियन इक्वेशन है वो ये है। तो मैंने इसलिए एक्चुअल कार्टेशियन इक्वेशन उठाई है ताकि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना सिखा सकूं। अब जैसे कि हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसको यूज करके हम इजीली कर्व ट्रेस कर सकते हैं यहां पे। तो पिछले अगर कर्व ट्रेसिंग के आपने लेक्चर देखे होंगे तो आप इजीली ट्रेस कर सकते हो उसे। अगर आपने नहीं देखे तो इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मैंने कार्टेशियन जो इक्वेशंस है उनके कर्व ट्रेसिंग के लेक्चर भी डाले हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझ में भी आ जाएगी। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ कुछ इस तरीके का बनेगा, देखिए ये ऐसे, इस तरीके से ये इसका कर्व यहां पे बनेगा आपका। इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा आपका -a, 0 एंड यहां पर हो जाएगा आपका 0, -b। तो ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए, लेकिन हमने तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। और अगर हम इसका एरिया निकाल लीजिए, सपोज कीजिए हम इसका एरिया यहां इस तरीके से निकालते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू इसको, ये dx विड्थ का हमने एक छोटा सा इसका कंपोनेंट मान लिया dx विड्थ का। तो यहां जो हम एरिया निकालेंगे, अब इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू, अब देखिए मुझे पता है कि भाई ये पूरा सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, चारों इनका ये चारों जो सेक्टर हैं यहाँ पे इसके पूरे कर्व के, उन सबका एरिया बराबर होगा। तो मैं सबका पूरे का एरिया ना निकाल करके एक छोटे से का एरिया निकाल के 4 से इंटू कर देता हूं, सिंपल होगा। और यही ट्रिक हम इंटीग्रल कैलकुलस में यूज करते हैं शुरू से लेकर अब तक, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं एरिया फाइंड करने के, या फिर डबल इंटीग्रल्स में, सिंगल इंटीग्रल्स में, तो वहां हमने कर्व के केसेस में यही ट्रिक यूज करी है। तो इसे ट्रिक का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ओ ए बी। अब देखिए हम जो करेंगे तो t की वैल्यू यहां से लेकर इस वैल्यू के लिए करेंगे, तो अब इन दोनों पॉइंट्स पर t की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाए वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे t की वैल्यू। इस पॉइंट पर क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है, ये देखिए यहां पर। तो अगर यहां पर x को 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए 0 बराबर a cos क्यूब t, तो यानी कि cos क्यूब t इज इक्वल्स टू 0। अब यानी कि cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, यानी कि t की वैल्यू क्या हो गई, π/2। सेम इस a पॉइंट के लिए देखिए, a पॉइंट के लिए y 0 है, तो यहां पे अगर इस पॉइंट में y को 0 किया जाए तो 0 इज इक्वल्स टू b sin क्यूब t। ये b 0 के साथ जाके सेट हो गया। साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है भाई, 0 पे होती है। कितना हो गया ये, 0। तो यानी कि इसकी जो लिमिट है, अब सिंपल पहले इसको उसमें लिख लेते हैं पैरामेट्रिक, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन में, x बराबर 0 टू a, x बराबर 0 टू a y dx। लेकिन हमें इसको पैरामेट्रिक में चेंज करना है, तो 4, तो जब x 0 है तो t की वैल्यू कितनी है, π/2, और जब x a है, इस पॉइंट पर है x a, तो t की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये क्या हो गया, y dx बाय dt इंटू dt। ये छोटा सा काम हमें करना है। अब यहां पे हम निकाल लेते हैं, ये
अब देखिए x क्या है आपका 4 π/2 से 0 y की वैल्यू हमने रख दी b sin क्यूब t इंटू x क्या है आपका a cos क्यूब t, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो कर देते हैं एक बार x बराबर a cos क्यूब t। अब इसको t के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेट करेंगे dx/dt तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t, फिर cos t का अगेन माइनस का sin t, तो ये माइनस साइन आगे आ गया, तो ये क्या हो गया आपका -3a cos स्क्वायर t sin t dt। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सारे कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लीजिए, 4 × 3 यानी कि 12 ab। अब भाई शुरू से लेकर अब तक इतना इंटीग्रल तो हम पढ़ चुके कि भाई ये जो माइनस साइन है, अब यहां हम देख रहे हैं लिमिट उल्टी है, बड़ा नीचे है छोटा ऊपर है, तो ये माइनस को गायब करके हम लिमिट घुमा सकते हैं। तो लिमिट क्या होगी अब 0 से π/2, बदले में माइनस क्या होगा, साफ हो गया, एब्जॉर्ब हो गया माइनस को। अब वो ट्रिक आपको पता है कि भाई डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल की कौन सी हमने ट्रिक यूज करी है, क्लास 12 से हम ये फॉर्मूला यूज करते आए हैं, तो हम वहां हमने उसका यूज कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन 3 साइन ये रहे, 1 साइन ये रहा, साइन 40 दो कॉस ये रहे कॉस स्क्वायर टी डी। तो ये हमारे पास जो फाइनल डेरिवेटिव बन के वो इंटीग्रल बन के आया वो ये है कि भाई अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, पिछले लेक्चर्स में भी बहुत बार बताया है, तो इसको रब कर देते हैं यहां पे, अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मेन काम हमारा हो चुका है। पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भी इस टाइप की हमारे पास सिचुएशन होगी, यानी कि लिमिट हो 0 से π/2 और साइन की पावर समथिंग कॉस की पावर समथिंग, और इंटीग्रेट करना हो तो बीटा एंड गामा फंक्शंस का यूज करते हैं, तो यहां भी उसी का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां आपको बता देता हूं, वैसे तो मैं हर लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला बताता हूं क्योंकि मैं हर बार इस टाइप का इंटीग्रल इसी ट्रिक से यूज करवाता हूं, लेकिन 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। अब देखिए 2m-1 यानी कि साइन की पावर कितनी है 4, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, और 2n-1 यानी कि cos की पावर कितनी है 2, तो भाई यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, छोटा सा काम है। तो इसका इंटीग्रेशन ये क्या आया सॉल्व होके, गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा, अब देखिए 5/2 प्लस 3/2 यानी कि 8/2 यानी कि गामा 4 12ab। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, गामा n इक्वल्स टू n-1 गामा n-1, और नीचे के लिए गामा n बराबर n-1 फैक्टोरियल, ये दो फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो देखिए अब 5/2 -1 यानी कि 3/2 गामा 3/2, अंदर गामा में 3/2 आएगा यहां पे, फिर गामा 3/2 का क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, इसी तरीके से 3/2 यहां पर क्या हो गया 1/2 गामा 1/2, और अपॉन में 2 इंटू, अब देखिए 4 का मतलब गामा 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 12ab इंटू 3 2 4 8। अब देखिए गामा 1/2 यानी कि रूट पाई, गामा 1/2 यानी कि रूट पाई, ये अलग है, अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो देखिए इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 3/8 ab पाई, 3/8 पाई ab या ab पाई। तो ये है इस कर्व का टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व। सिंपल सा था, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, इंटीग्रेट करना है और उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है जिस तरीके से हम पिछले लेक्चर्स में करते आए थे, कोई यहां हमने नई ट्रिक यूज नहीं करी। बस अंतर क्या है भाई, ये फॉर्मूला, ये जो आपने फॉर्मूला यहां बनाया है
तो यहां आपको सोचने वाली बात है कि भाई किस तरीके से आप टी की लिमिट्स फाइंड करेंगे। बस ये छोटा सा काम आपको करना है। देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। अब जैसे कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस का, जिसका एरिया निकालने के लिए कई बार आता है एग्जाम में, कि शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय क्यूस्क्वायड, और ये क्यूस्क्वायड की आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी और इसके एसिम्प्टोट के बीच में आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी शेप देखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि भाई इसका एसिम्प्टोट कहां बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक से कार्टेशियन में चेंज कर दो, कि किस तरीके से हम इसको फिर ट्रेस करके इजीली कर्व को हम पूरा अपना रीजन फाइंड कर लेंगे, किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में अपना काम होगा। यहाँ पे एरिया फाइंड करना है हमें। तो जैसे कि y की वैल्यू है a sin क्यूब t अपॉन cos t, ये आपके y की वैल्यू आ गई। तो अब यहां आप क्या करिए कि यहां आप इसको स्क्वायर कर दीजिए y का, तो ये हो गया y स्क्वायर a स्क्वायर साइन 60 अपॉन cos स्क्वायर t। तो अब ये हो गया a स्क्वायर साइन 60 को कर दीजिए आप साइन इसको ना थोड़ा इस तरीके से चेंज कर दीजिए कि ये साइन 60 है, तो ये हो जाए, इसको ये स्क्वायर ही रखिए, ये हो जाए साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब, इस तरीके से अपॉन, और cos स्क्वायर टी को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब यहां से अगर आप साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, एक्स अपॉन ए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे, ए स्क्वायर इंटू ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, और नीचे हो गया आपका 1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे ये ए बचा, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स। तो यानी कि इसकी जो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आई वो आई वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर हम ट्रेस करें तो मुझे पता है भाई इसकी कर्व देखिए आप किस तरीके से आएगी। अगर आप यहां देखें ध्यान से तो केवल y की पावर इवन है, तो सिमेट्रिसिटी एक्स एक्सिस के अबाउट है, इस तरीके से ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन पे जो आपका टेंजेंट आएगा वो क्या होगा, केवल दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस होंगे, तो यानी कि कस्प है। अब आप जो लेक्चर मैंने दिए हैं कर्व ट्रेसिंग के उनको देख सकते हैं, तो वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट इसकी इमेज बना देता हूं, इसको ट्रेस करके इस तरीके से बनेगा। एसिम्प्टोट की बात करें इसके, तो यहां देखिए एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है एक्स की, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट है, यानी कि यहां एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगा। लेकिन वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a माइनस एक्स, तो अगर आप a माइनस एक्स को 0 के इक्वल करते हैं तो x बराबर a, ये आ गया y एक्सिस के पैरेलल आपका एसिम्प्टोट, यानी कि ये है आपका एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप कर्व ट्रेसिंग के लेक्चर देखकर अगर फिर आप ट्रेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रेस हुआ है कर्व। ये मैं पिछले 2 लेक्चर्स मैंने कर्व ट्रेसिंग पे दिए थे, इसमें कई क्वेश्चन मैंने करवाए थे, इस वजह से मैं आपको ये दोबारा नहीं करवा रहा हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं इसलिए। तो यानी कि ये जो हमारा एरिया है ओ ए बी हमने मान लिया यहां पर। तो यहां पे जो आपका एलिमेंट ये हमने ले लिया एलिमेंट्री एरिया विद थिकनेस dx, जिसको हम 0 to a वेरी करवाएंगे, तो हमारा एरिया हमें इजीली मिल जाएगा यहां पर बाय डैश। तो जो एरिया ऑफ कर्व आएगा ए वो क्या होगा, अब देखिए इसका डबल कर लेंगे, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी कहां है एक्स एक्सिस के अबाउट आपकी सिमेट्रिसिटी है, 0 to a y dx। अब देखिए यहां पर हम t को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो y ये हो गया dx ओवर dt इंटू dt। अब अगर x 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x अगर 0 हुआ तो t की वैल्यू होगी आपकी 0, और x अगर a हुआ तो t की वैल्यू होगी आपकी
पाई बाय 2। ठीक, वैल्यूज रख देते हैं यहां पे अपनी 0 टू पाई बाय 2। वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये a साइन क्यूब टी अपॉन कॉस टी इंटू, अब dx बाई dt इसको डेरिवेट किया जाए कि x बराबर है हमारा a साइन स्क्वायर टी। इसको विद रिस्पेक्ट टू t अगर आप डेरिवेट करेंगे तो देखिए a एज इट इज साइन स्क्वायर टी का 2 साइन टी, फिर साइन टी का अगेन कॉस टी, तो ये हो गया आपका 2a साइन टी इंटू कॉस टी dt। देखिए इस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देते थे, एक टू ये तो कितना हो गया 4, एक ए ये 4a स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 साइन 4t dt। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो मैंने बताया था आपको, जो ट्रिक हमने पहले यूज करी थी बीटा एंड गामा फंक्शंस की, उसी ट्रिक को यहां यूज कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमारा एरिया आ जाएगा, अब देखिए साइन की पावर 4 यानी कि गामा 5 बाय 2। अब कॉस की पावर नहीं है, 0 है, कॉस की पावर 0t, तो यानी कि गामा 1 बाय 2। अब आपको कैसे भाई, जो फॉर्मूला मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में लगवाया था इंटीग्रेट करने के लिए, तो 2m-1 की जगह 4, 2n-1 की जगह 0, तो अपने आप आपको m और n की वैल्यू मिल जाएंगी, आप उसका यूज कर लीजिएगा वहां पर। 2 ये हो गया 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, तो यहां पर आपका ये हो गया आपका 4a स्क्वायर गामा 5 बाय 2 यानी कि 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 और आपका गामा 1 बाय 2 यानी कि रूट पाई, और अगेन गामा 1 बाय 2 यानी कि रूट पाई, और अपॉन में ये कितना हो गया 2 इंटू 6 गामा 3। ये देखिए इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो 3a स्क्वायर पाई अपॉन 2 इंटू, अब गामा 3 यानी कि फैक्टोरियल 2 यानी कि फिर से 2 यानी कि हो गया 3/4 a स्क्वायर पाई। तो इस फिगर का जो कंप्लीट एरिया आपके पास आएगा वो आएगा 3/4 a स्क्वायर पाई। ये तो गामा 5/2 की वैल्यू तो हमने वैसे निकाली जैसे पहले निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और अगर और अच्छे से इंटीग्रेशन की ये ट्रिक आपको सीखनी है तो पिछले लेक्चर्स ध्यान से देखिए आपको वहां ये ट्रिक इजीली मिल जाएगी, किस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को बहुत इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में कुछ आपके सिंपल इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको इस टाइप की कंडीशन होगी तो आप इस तरीके से उसको ट्रेस करके आप अपना रीजन फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारा वेरिएबल x या y कहां से कहां तक, किस से किस लिमिट के बीच में वैरी होगा। तो क्वाड्रेचर्स में आज हमने बिल्कुल अपने तीनों टाइप की इक्वेशन हम देख चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कार्टेशियन और पोलर इक्वेशन देखी थी, लेक्चर 7 कार्टेशियन इक्वेशंस पे था, लेक्चर 8 आपका पोलर इक्वेशंस पे था, और ये लेक्चर 9 आपका पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे हुआ। तो क्वाड्रेचर्स अब हमारा फिनिश हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपको अगर प्रॉपर नोट्स और वर्कशीट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की, और जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल कैलकुलस में। तो रेक्टिफिकेशन की बात करें तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन द कर्व। जैसे क्वाड्रेचर्स क्या होता है, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, कि भाई आपका जो कर्व है उसने अपने नीचे कितना एरिया कवर करा हुआ है उसको निकालना। इसी तरीके से रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे आप किसी, मान लीजिए कोई कर्व है उसमें आपने दो पॉइंट्स हैं, ये मान लीजिए पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन पॉइंट्स की आर्क लेंथ, जो ये आर्क है ए बी, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इस आर्क लेंथ को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम रेक्टिफिकेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने क्वाड्रेचर्स, कर्वेचर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने कर्वेचर्स पढ़ा होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट है ए जिसका एब्सिसा है x बराबर a, और एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो इस ए बी आर्क की जो लेंथ है आप मान लेते हैं स्मॉल s है, तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में, जिसका हम यहां यूज करते हैं कि ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट
1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम आर्क लेंथ फाइंड करते थे वहां पर कर्वेचर्स में। तो इसी चीज का यहां पर हम यूज करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो अभी फिलहाल आपको अगर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हो तो इस चीज में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में के कर्वेचर सेक्शन में एक पॉइंट ए जिसका एब्सिसा स्मॉल ए है टू अ पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो उसकी आर्क लेंथ s इस फॉर्मूले से फाइंड होती थी। तो यहां पे क्या होगा कि ds इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर dx। अब आप क्या कर दीजिए भाई, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए ds अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर dx फ्रॉम a टू यहां देखिए ना x बराबर a है, इस a पॉइंट के लिए एब्सिसा a है और b का एब्सिसा क्या है x है। तो यहां पे क्या हुआ भाई, यहां तो पूरी आर्क लेंथ आ गई s और ये एज इट इज रहा। अब सपोज कर लिया हमने कि भाई ये दोनों पॉइंट के एब्सिसास हमने कुछ इस तरीके से ले ली कि भाई अगर ये a है और इसका ये स्मॉल b है तो क्या हो जाएगा आपका ये कि a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू नॉट इंटू विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जहां पर x की लिमिट हमने क्या ले ली a टू b। तो इसी टाइप के फॉर्मूलेज हमें यहां पर यूज करने हैं रेक्टिफिकेशन में आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो हर बार यही फॉर्मूला नहीं होगा, वहां पे भी हमने x के y s के x और y को चेंज करके कई फॉर्मूला निकाले। तो इस हिसाब से यहां पर भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आर्क लेंथ निकालने के लिए। तो ये देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले इस बार हमें यूज करने हैं इस चैप्टर में। अब देखिए ये कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं आर्क लेंथ s के लिए जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े थे और ये उनका कन्वर्जन जो हम इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे। जैसे ये तो फॉर्मूला अभी है कि ds by dx is equals to under root 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर जो हमने अभी पढ़ा। तो उसका कन्वर्जन हमने ये देखा था कि भाई उसको जब हम यहां यूज करेंगे इंटीग्रल में तो इस तरीके से यूज करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू y कि ds अपॉन dy is equals to under root 1 plus dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, जिसका कन्वर्जन क्या होगा यहाँ पे भाई ये जो y है ये उठ के इधर चला जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा s बराबर अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर dy। यानी कि यहां पर इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर होगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए दोनों ही इक्वेशंस जो है आपकी केवल x और y में है, यानी कि ये है कार्टेशियन के लिए। तो इसका मतलब यहां से जो आपके इंटीग्रल कैलकुलस के जो फॉर्मूले आए हैं रेक्टिफिकेशन के आर्क लेंथ निकालने के लिए, ये भी आपके कार्टेशियन में यूज होंगे। अब इसको देखें तो ये आ गया पोलर में, क्योंकि r और थीटा की फॉर्म है पोलर इक्वेशंस के लिए कि ds बाय डी थीटा, यानी कि जब आपका कर्व पोलर इक्वेशन में गिवन हो तब आर्क लेंथ हम डिफरेंशियल में क्या रिलेशन बनाते थे कि ds बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे भी सेम वही, थीटा को इधर भेजना है राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रल कैलकुलस में यूज करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि s बराबर इंटीग्रल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाय डी थीटा का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। सेम इसी तरीके से अगर विद रिस्पेक्ट टू r आपके पास अगर है रिलेशन ds बाई dr का, तो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा बाई dr का होल स्क्वायर, और सेम उसका इंटीग्रल में चेंज होकर क्या बन जाएगा कि भाई s बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा बाई dr का होल स्क्वायर dr। अब देखिए ये दोनों यहां पर हैं पोलर के लिए फॉर पोलर इक्वेशंस, इसका मतलब ये जो है हमारे ये दोनों भी आपके पोलर इक्वेशंस में ही यूज होंगे। अब अगला आ गया आपका ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए, यानी कि क्योंकि यहां पे एक पैरामीटर आ गया t, ds बाय dt इज इक्वल टू अंडर रूट dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर।
तो सेम यहां पे भी वही करना है, टी को इधर भेज के इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, s बराबर इंटीग्रल अंडर रूट dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर dt। ये किसके लिए? आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए। तो यहां पर भी ये आपका पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने आपके क्वाड्रेचर्स का लास्ट जो हमारा टॉपिक बच रहा था क्वाड्रेचर का, वो खत्म कर दिया कि भाई पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो एरिया होगा वो किस तरीके से निकलेगा। आज हमने देख लिया उसका वर्किंग प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन का भी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि भाई रेक्टिफिकेशन होता क्या है और इस सेक्शन में हमें किस किस फॉर्मूले के साथ डील करना है। तो जब हम कार्टेशियन में डील करेंगे तो जनरली ये दो फॉर्मूलों के साथ हम डील करेंगे, जब पोलर कर्व्स के लिए डील करेंगे तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और जब पैरामेट्रिक कर्व के लिए डील करेंगे तो इस लास्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारे इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। अगले मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक भी आपका फिनिश हो जाएगा। तब तक आप स्टडी करते रहिए, और अगर इंटीग्रल कैलकुलस के प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने हैं स्टेप बाय स्टेप की किस किस तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस में टॉपिक्स होते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, घर पे रहिए, स्टडी करते रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।